नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सर्वेश्वर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। देखो, आज इस वीडियो में हम स्टॉक की फुली डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं। देखते हैं इसके फंडामेंटल के अंदर से, फंडामेंटल के पिटारे से क्या निकल के आता है। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बोलती है। ठीक है, स्टॉक में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगी, कितनी यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पे कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कितना, लॉन्ग टर्म में कितना। तो काफी यहाँ पे चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं दावा करता हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से गेन करोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर शेयर का करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 9 रुपये 76 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 46 पैसे के जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। देखा जाए तो स्टॉक के अंदर लगातार 2 दिन से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। अगर साथ में देखा जाए तो 5% की यहाँ पे जबरदस्त उछाल आपको आज देखने को मिली। देखो, इस स्टॉक को लेकर लगातार हमारी पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। अगस्त में भी मैंने कहा था, सितंबर की स्टार्टिंग में भी मैंने वही बात बोली थी और आज भी मैंने यही बात बोल रहा हूँ कि मैंने हर बार आपको यही बोला कि भाई, अगर आपके पास सर्वेश्वर फूड का कोई भी स्टॉक है तो उसको कम से कम 25 से लेकर 30 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। क्योंकि 25 और सितंबर के बाद, 25 सितंबर और 30 सितंबर के बाद इस स्टॉक में आपको या तो एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे आपको अपर सर्किट जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस स्टॉक के दो सबसे बड़े अपर सर्किट होते हैं, एक सितंबर के एंड में होता है और दूसरा जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में होता है। ये दो अपर सर्किट यहाँ पे हमेशा लगते हैं, चाहे मार्केट में कितनी मंदी का माहौल क्यों ना आ जाए। ठीक है, मैं आपको लगातार ये कवरेज दे रहा था और एक लगभग जो प्रिडिक्शन जो होती है, क्योंकि हम जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे उसके हिसाब से जो टाइम डेट निकल के आ रही थी वो 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के आसपास का टाइम निकल के आ रहा था। आप पुरानी कोई भी वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, और आज कंडीशन ऐसा है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में यहाँ पे लग गया और इस बार जो इसका टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 19 प्लस के आसपास होने वाला है, 19 प्लस के आसपास होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे 18 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस, 18 या 17 रुपए, 17.5 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 4 रुपए से चल के 15 रुपए 55 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है एक तरह से 3 गुना हो गया, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, 3 मल्टीपल हो गया। ठीक है, एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। अब बात करते हैं कि जो स्टॉक है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। यहाँ पे कंपनी रिवेन्यू गेन कर पा रही है कि नहीं, जनरेट कर पा रही है कि नहीं, जो इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, कितना ज्यादा रिवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है। लेकिन उसके लिए हमें कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट देखना पड़ेगा। जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे शो कर रखा है, जो यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है वो मार्च 2024 का है, जबकि यहाँ पे जून 2024 का रिजल्ट यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जून 2024 का रिजल्ट अभी तक उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, मतलब पब्लिश किया नहीं है। तो यहाँ पे मार्च 2024 की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टॉक का रिवेन्यू है वो यहाँ पे 240 करोड़ के आसपास है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो 89% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ ये खड़ा है। साथ में अगर स्टॉक का नेट इनकम देखी जाए कंपनी की तो यहाँ पे 262 करोड़ से ज्यादा है, जो पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में 10,000% की नियर बाय यहाँ पे प्रोग्रेस के साथ खड़ी है। साथ में अगर स्टॉक का डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 2.54 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1000, मतलब 10,000% के आसपास यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खड़ा है, पॉजिटिव ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 105.54% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7,547% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ा है। काफी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने। देखा जाए तो ये कंपनी की जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अब तक लाइफ टाइम में रही है वो पिछले साल ही रही है, क्योंकि पिछले साल ये स्टॉक जबरदस्त भागा था। 4 रुपए से स्टॉक चल के 15 रुपए 55 पैसे के आसपास गया था। लोगों ने यहाँ पे
4 गुना पैसा लगभग बना लिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट देखें तो वो भी यहाँ पे काफी जबरदस्त निकल के आए। अब इस स्टॉक का थोड़ा सा डीपली हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, देखते हैं इसके क्वार्टर के अंदर इसके जो फंडामेंटल्स है वो क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो 911 करोड़ है और जो शेयर प्राइस है वो 9 रुपये 76 पैसे के आसपास है। देखो सेक्टर जो है इसका फूड वगैरह से रिलेटेड सेक्टर है, जो तो जिसके हिसाब से इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो बिल्कुल सही है। अगर मान लो यही शेयर प्राइस किसी मैकेनिकल कंपनी का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको कम से कम 8,000 या 9,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी पावर सेक्टर का होता या ग्रीन पावर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 30 या 40,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है पूरी तरह से पॉजिटिव है, काफी अच्छा यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ठीक है। देखो मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। अगर देखो मार्केट कैपिटल अगर ज्यादा हो जाती है तो वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस वहां पे गिर जाती है। और अगर मान लो मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब शेयर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो सबसे अलग होते हैं दुनिया में, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वो लोग क्या करते हैं जब स्टॉक दौड़ेगा ना तब वो धड़ाधड़ वहां पे बाइंग करना शुरू करेंगे, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। और प्रमोटर्स क्या करते हैं जब स्टॉक दौड़ता है तो वो वहां से बेचना शुरू करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं कि जब स्टॉक दौड़ेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दब के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। और कई तो ऐसे महारथी हैं जो बिल्कुल पीक पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा, स्टॉक जहां से गिरने वाला है वो वहां पे भी बाइंग कर लेते हैं बड़े लेवल पे और फिर बोलेंगे कि यार हम तो एक ट्रैप में फंस गए, ठीक है। इस वजह से वहां पे स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है क्योंकि प्रमोटर तो भाग गए बेच के माल, फंस गए कौन, पब्लिक इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग यहाँ पे फंस गई मार्केट कैपिटल में। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक गिरेगा तब वो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, जो पब्लिक इन्वेस्टर से बोलेंगे यार गिर रहा है पता नहीं और कितना गिरेगा पहले गिरने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो दब के माल खरीदेंगे, जितना गिरेगा उतना खरीदेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रेंड और ये सिनेरियो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं दो सबसे मेजर की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें जान डाल देता है, ठीक है। एक तो होता है आरओसी और एक होता है आरओई। देखो आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी पे आपको लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 6.64 का रेशियो है जो कि काफी जबरदस्त पॉजिटिव रेशियो है। और आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, कि आपको कैपिटल पे लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 16.19 के परसेंट के आसपास है रिटर्न। किसी भी कैपिटल पे रिटर्न आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, या तो वहां पे डिविडेंड की फॉर्म में मिल सकता है या फिर बोनस की फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में, कि जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 2 रुपये 36 पैसे के आसपास है। देखो शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा है 9 रुपये 36 पैसे, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो 2.5 रुपए के से भी नीचे है। तो इसका मतलब समझते हो आप। देखो पहले तो बुक वैल्यू क्या होती है वो बताता हूँ। शेयर की जो एवरेज आती है, बाई और सोल्ड आउट करते हैं जब कोई खरीदता है या बेचता है तो उसकी जो भी एवरेज आती है वो बुक वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो शेयर 9 रुपये 76 पैसे का है लेकिन बुक वैल्यू 2 रुपये 36 पैसे की है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कम रेट में प्रमोटर ने बहुत ज्यादा माल उठा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बुक वैल्यू काफी कम है। मान लो आप 100 शेयर 50 पे खरीदते हो, 100 शेयर आपने खरीद लिए 100 रुपए पे, तो एवरेज क्या हो गई 75 रुपए। लेकिन अगर मान लो आप 1000 शेयर खरीद लेते हो 50 पे और 100 शेयर खरीद लेते हो 100 रुपए पे, तो आपकी एवरेज कितनी रहेगी 60 या 55 के आसपास आके खड़ी हो जाएगी। तो वही सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, मतलब प्रमोटर ने यहाँ पे बड़े लेवल पे माल खरीद रखा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि किसी भी कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो उसकी बुक वैल्यू ही होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि जैसे इसने गिरा दिया तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर की तो ठुकाई होगी, साथ में एफआईआई डीआईए और प्रमोटर्स हैं और गवर्नमेंट होल्डिंग है, उन सबकी बढ़िया पिटाई होगी। और जिस कंपनी के अंदर एक बार प्रमोटर्स की पिटाई हो गई उस कंपनी में दोबारा कोई भी प्रमोटर्स नहीं आता, क्योंकि वो पुरानी हिस्ट्री को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहां कोई प्रमोटर नहीं आएगा और कंपनी पूरी तरह से डीलिस्ट होने की कैटेगरी पे आके खड़ी हो जाती है। डीलिस्ट होने के हालात वहां पे कंपनी के बन जाते हैं, कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और जब कंपनी में ये हालात होते हैं तो सेबी उसे एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक सर्विलेंस टीम बैठा देता है जो उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, कितना बाय सेल आउट हो रहा है, फाइनेंशियल टर्म्स कितनी चल रही है, ठीक है, हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है।
ठीक है। वहां पे एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई इस तारीख को ये डिलिस्ट हो जाएगी। अगर कुछ टाइम पीरियड लिमिट होता है, अगर उससे पहले वो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर चले जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं कंपनी को डिलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वहां पे सबके शेयर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मान लो सबके शेयर जीरो हो गए तो सबको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो फेस वैल्यू है ये एक तरह से रिकवरी अमाउंट होता है। आपको पर शेयर, अगर आपकी सारी इक्विटी जीरो हो जाती है कंपनी डिलिस्ट होने पे, तो यहाँ पर आपको पर शेयर ₹1 मिलेगा एज ए रिकवरी अमाउंट। मान लो आपने 10 शेयर खरीदे तो यार ₹10 आपको मिलेंगे। ठीक है, शेयर चाहे आपने ₹5 का खरीदा हो, ₹10 का, वो मायने नहीं करता, पर यहाँ पे क्वांटिटी मायने करेगी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई कंसीडर करता ही नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू क्या होता है, मान लो कोई भी बंदा यहाँ पे शेयर बाय करता है तो जाहिर सी बात है भाई वो प्रॉफिट तो बुक करके जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में न्यूज आती है कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो वो क्या करेगा, उस माल को अपना तुरंत प्रॉफिट में बेच के निकल जाएगा, या फिर थोड़ा सा लॉस करके लॉस में झेल लेगा लेकिन वो बेच के निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन डिलिस्ट होने का वेट नहीं करेगा, फेस वैल्यू का वो इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है स्टॉक का वो है कि भैया आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, और वो भी कितने कितने टाइम पीरियड पे मिलेगा। अगर आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में आपको 8.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। होल्डिंग में आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर इसकी 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में आपको यहाँ पे 66% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, साथ में जो अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मान लो कि 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो 1 ईयर की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 80% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 2 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 320% का अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर आप मान लो 3 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1150% का एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में और अगर आप इसे 8 साल के लिए होल्ड करते हो या 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 713% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो 4 साल और 5 साल में यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। 2857% का रिटर्न मिल रहा है 4 साल में, जो काफी बड़ी चीज होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम शॉर्ट टाइम में 1 से 3 मंथ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, या फिर 9 मंथ में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 4 साल में तो यहाँ पे नियर बाय 3000% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफी बड़ी चीज होती है। इतना रिटर्न तो मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, और एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से मार्केट से लेके जा सकते हो। अब कई बंदे होते बोलते भाई हमारे पास छोटा सा अमाउंट है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको और भी अच्छी तरीका बताता हूँ। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कम रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करती है, जिसमें क्या होता है कि भाई आपने मान लो कोई अमाउंट सेलेक्ट कर लिया 200 400 500 रुपए का, और आपने एक किस्त का टाइम ले लिया। जैसे एफडी में आप भरते हो कि भाई मैं 2 महीने बाद भरूंगा, 5 महीने बाद, हर 5 महीने बाद या हर 6 महीने बाद भरूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे सिप में होता है कि जैसे आपका टाइम पीरियड आएगा किस्त भरने का, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। अब कल को आप सिप को बंद करते हो 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो जैसे आप बंद करोगे तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी बनेगी रिटर्न के साथ, वो सारी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी सिप वहीं पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सिप का सिस्टम। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न्स है वो क्या चीज होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके बिना तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए, इसकी होल्डिंग पैटर्न को जाने बिना। इसमें हमें पता चलता है कि भाई किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर ने यहाँ पे 54.91% की होल्डिंग थी, जो इस साल भी सेम की सेम है 54.91%। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी कोई होल्डिंग नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 3.75% थी, जो इस साल बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है, सारी की सारी होल्डिंग खत्म हो गई। साथ में अगर यहाँ पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 41.34% थी, जो इस साल बढ़ के 45.08% हो गई। तो देखी जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग बढ़ गई, बाकी होल्डिंग में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। साथ में गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी होल्डिंग नहीं है।
ठीक है। अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई, एक्सपर्ट के बारे में बताते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई आपको मिनिमम कितने परसेंट यहाँ पे होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स वगैरह की, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करने के लिए या पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। तो देखो, प्रमोटर्स, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के यहाँ पे कम से कम 35% तो होनी ही होनी चाहिए किसी भी स्टॉक्स के अंदर। अगर 35% या इससे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी आपके स्टॉक में उतनी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर होल्डिंग 35% से नीचे आ जाती है इन चारों की मिला के, तो आपको स्टॉक में या तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर आप अगर इन्वेस्ट कर रखा तो जितनी जल्दी से आप निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके निकल लो, क्योंकि वहाँ से अगर होल्डिंग 30% से भी डाउन चली गई तो वहाँ पे आपको पैसा निकालने में फिर टाइम लगेगा, और वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी, और एक अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा होल्डिंग उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, 35% से ज़्यादा होल्डिंग रहेगी तो। ठीक है, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी स्टॉक ऐसे भी हैं जिसमें कम से कम 70, 80, 90% यहाँ पे इन चारों की होल्डिंग देखने को मिलेगी, और वहाँ पे रिटर्न भी एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो जब इतने अच्छे स्टॉक है तो 35% से नीचे वाली होल्डिंग के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सर्वेश्वर फूड स्टॉक को लेके, और एक अच्छी खासी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद,